सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताऊंगा, फैराडे साहब के नियम के बारे में बताऊंगा, लेंज लॉ सिखाएंगे और भी पूरी चीजें जो इस चैप्टर में है वो सब कुछ सिखाएंगे। लेकिन उसके पहले कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होता है। क्योंकि तो अगर आप किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट आता है। ये जो करंट यहां पर आता है दैट करंट है। फिर बात आती है सर फैराडे साहब के नियम क्या है। देखो फैराडे ने दो नियम दिए थे, जिसमें सबसे पहला नियम ये कहता है कि हेलो, हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हालचाल है आप सभी का? बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सीवीटी वाला पर। बेटा जीत सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 की तरफ पहुंच गए हैं, ताकि आप सभी लोग आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें आज मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताऊंगा, फैराडे साहब के नियम के बारे में बताऊंगा, लेंज लॉ सिखाएंगे और भी पूरी चीजें जो इस चैप्टर में है वो सब कुछ सिखाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग को ये कंफ्यूजन है कि सर नोट्स कहां से मिलेंगे, सर हम आपसे कनेक्टेड कहां पर रह सकते हैं, तो उसके लिए ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, कोड को स्कैन कर लो, या फिर आप लोग यहां पर ये चीज लिख करके टेलीग्राम ऐप पर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी इस चैनल पर हैं, तो आप लोग भी आ जाइएगा। दूसरी बात, ये जो नोट्स हैं इस वाले सेशन के, वो आप फिजिक्स वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडब्ल्यू ऐप के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिससे डेली लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग भी पढ़ाई करिए, वहां से नोट्स डाउनलोड करिए। ठीक है, अब देखो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि बेसिक है, फैराडे साहब का नियम, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहली बात सर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखो अगर किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट होती है तो उसी के नंबर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ये बताता है कि अगर मान लो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहां पर मैं एक सर्टेन एरिया कंसीडर कर लूं, इस स्पेस में कोई एक ऐसा प्लेन कंसीडर कर लें, तो इस प्लेन से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं परपेंडिकुलरली, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा के बराबर। अगर ये थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, यही थीटा 90 हो जाए तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर आप इंटीग्रेशन के मेथड को यूज करोगे, इंटीग्रल बी डॉट डी ए लिखकर मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग निकालते हैं। फ्लक्स का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट वेबर है, और सीजीएस यूनिट इसका मैक्सवेल होता है। 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सिंपली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। फिर उसके बाद आता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। देखो बेटा, किसी भी सर्किट से, किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लगातार चेंज हो रहा है तो उस सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट भी आता है। इसी फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। दैट मींस अगर सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज आ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। इसी फेनोमेना को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। सर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे आता है? अभी आपने पीछे पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। यानी कि वो कॉइल जहां रखा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज कर दें, अगर उस कॉइल का खुद का एरिया आप कुछ भी जुगाड़ करके चेंज कर दें, या आप उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दें, है ना, इन तीन में से कोई भी एक चीज अगर आपने चेंज किया है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लगातार चेंज हो रहा होगा। फिर बात आती है सर फैराडे साहब के नियम क्या है। देखो फैराडे ने 2 नियम दिए थे, जिसमें सबसे पहला नियम ये कहता है कि ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि भाई अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और इंड्यूस्ड करंट आएगा, दैट इज फर्स्ट लॉ। फैराडे का दूसरा नियम जो है बेटा, वो फॉर्मूला बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। और फिर अगला आता है लेंज लॉ। लेंज साहब ने ये बताया कि भाई इस फॉर्मूले में एक माइनस का साइन होना चाहिए, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो घटाने की कोशिश करेगा, अगर वो घट रहा है तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर जो इंड्यूस्ड करंट आता है वो इस पूरे प्रोसेस का बेटा अपोज कर रहा होता है। ये चीज लेंज साहब ने अपने नियम में समझाया था। ठीक है, तो लेंज साहब का नियम हम लोग यूज करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए। यहीं पर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तो ईएमएफ की वैल्यू माइनस का n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी,
के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हमें करंट के बारे में निकालना है, तो ओम्स लॉ कहता है करंट है ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस। तो आप बस रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस का एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी और रेजिस्टेंस का टर्म ले आओगे, सो इट विल बिकम करंट। इसी करंट को हम लोग चार्ज अपॉन टाइम लिख सकते हैं, टाइम से टाइम कट भी जाएगा तो चार्ज का फॉर्मूला आ गया। तो चार्ज बन गया टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। टोटल फ्लक्स कितना होता है, एन टाइम्स डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर कर दें, रेजिस्टेंस कर दें, सो दैट बिकम्स द टोटल इंड्यूस्ड चार्ज। फिर आया लेंज लॉ। क्या है, तो लेंज लॉ आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो हमेशा प्रोसेस का अपोज करता है, यानी कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो घटाने की कोशिश करेगा, अगर वो घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल इस फॉर्मूले में माइनस जो है वो इसी लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। फिर आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब यह है कि अगर कोई भी एक रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, तो उसके अंदर मोशनल ईएमएफ आता है जिसकी वैल्यू BVL के बराबर होती है। इस रॉड पर एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। ठीक है, यहां पर अगर मान लो रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवा रहे हो, जैसे एक रॉड है उसको उसके एंड के अबाउट अगर इस तरीके से पूरा का पूरा रोटेट कराया जाता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका जो ईएमएफ होता है उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ, दैट इज 1/2 B ओमेगा इंटू L स्क्वायर। यहीं पर अगर इस रॉड को उसके सेंटर के अबाउट घुमाया जाए तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर आता है इस कंडीशन में वो जीरो हो जाता है, क्योंकि इधर पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, ये नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आता है वो जीरो के बराबर होता है। लेकिन अगर आप उसको एक एंड से रोटेट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर आप घुमा रहे हैं, तब उस कंडीशन में जो ईएमएफ आएगा दैट विल बी 1/2 B ओमेगा इंटू L स्क्वायर। फिर सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। आइए, सेल्फ इंडक्शन नाम से क्लियर है कि एक कॉइल है, उसी कॉइल में जो हो रहा है वो हो रहा है ना, यानी एक ही कॉइल में जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को अचानक से बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड करंट आता है, जो कि ओरिजिनल करंट का अपोज करता है। यानी कि जब किसी भी एक कॉइल में अचानक से करंट फ्लो होना शुरू होता है तो वहां अचानक से मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के आने से मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से बढ़ता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आता है जो कि प्रोसेस का अपोज करता है। सो दैट इंड्यूस्ड flux is directly proportional to current flowing in that wire, in that loop, है ना। तो N phi Li के बराबर होता है। इसी L को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसी चीज का ग्राफ दिया है कि अगर मैं N phi और यहां करंट के बीच का ग्राफ बनाऊं तो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वही सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो सेल्फ इंडक्टेंस L को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, दैट इज माइनस का N phi अपॉन T। तो टाइम इंटरवल से आप डिवाइड कर दीजिए तो इट विल बिकम माइनस का L DI बाई dt या माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T के बराबर। सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, ठीक। और सेल्फ इंडक्शन एक्ट्स एज इनर्शिया इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सो इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। यानी कि जैसे इनर्शिया मास को वहां बोलते थे ना हम लोग लीनियर मोशन में, वैसे ही इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होता है दैट इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ दैट कॉइल। ठीक है, तो किसी भी कॉइल में जब आप करंट फ्लो कराते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से बढ़ता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट आता है जो कि इस फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करता है, यानी वो उस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करता है। तो इंड्यूस्ड करंट जो यहां पर आएगा वो ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, फिर अगली बात आ गई, सर सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। अगर कोई भी एक मान लो लॉन्ग हमारा सोलेनॉइड है तो किसी भी बड़े से सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला जाता है म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई L, जहां पे N क्या है सर, N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी सोलेनॉइड के लिए स्मॉल n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये बनेगा म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L, इस तरीके का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आता है सर म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब यह है कि यहां पर दो कॉइल होगी, ठीक है, दूसरी वाली कॉइल में, सेकेंडरी वाली कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है दैट इज ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी वाली कॉइल का जब आप करंट चेंज करेंगे तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा। वो फ्लक्स पास हो रहा है सेकेंडरी वाले से, तो कुछ जो फ्लक्स सेकेंडरी वाले में आया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी, है ना। प्राइमरी में जितना ज्यादा करंट भेजोगे सेकेंडरी से उतना ही ज्यादा फ्लक्स पास होगा। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट आता है m के बराबर। इसी m को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
यानी एक कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे, चेंज कराएंगे और उसका इफेक्ट दूसरे कॉइल में आएगा। इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा आई टी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आईपी मतलब चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, टाइम इंटरवल, ये नंबर, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है और ये ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल है। इसका भी यूनिट जो है बेटा वो हेनरी होता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस आप चाहे पहले कॉइल में निकालो, मतलब पहले को प्राइमरी मानो दूसरे में निकालो, या दूसरे को प्राइमरी मानो पहले में निकालो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो दोनों के लिए सेम होती है। तो वही चीज यहां लिखा है कि M12 जो है वो M21 के बराबर है एंड बोथ आर इक्वल टू M, दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर हैं। इसका भी यूनिट वही हेनरी होता है। फिर म्यूचुअल इंडक्शन में एक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का टर्म आता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब होता है कि प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि अगर L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंसेस है और 100% अगर फ्लक्स पास हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, है ना। लेकिन अगर मान लो 100% पास ना हो तो यहां पर एक K का टर्म आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं M डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 L2 के बराबर, जहां पर M उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन है और L1 L2 दोनों कॉइल्स का अपना सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग नॉर्मली 0 से 1 के बीच में होता है। अगर आइडियल यानी परफेक्ट कपलिंग है तो K की वैल्यू 1 है, इम्परफेक्ट कपलिंग है तो K की वैल्यू 0 मानी जाती है, बट नॉर्मली इट इज इन बिटवीन 0 to 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड सिस्टम है, अगर कोई भी सोलेनॉइड है तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो म्यू नॉट एनपी एनएस एएस अपॉन एलपी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, एरिया सेकेंडरी का होता है डिवाइडेड बाय लेंथ जो है वो प्राइमरी का होता है। तो पूरा फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिएगा कि कौन सा प्राइमरी का और कौन सा सेकेंडरी का यहां पर होगा। फिर इसके बाद एनर्जी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी एक इंडक्टिंग कॉइल है तो उसके अंदर एनर्जी होती है 1/2 LI स्क्वायर के बराबर। ये बिल्कुल वही हाफ CV स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है बेटा, जैसा कैपेसिटर में था। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला अगर आप देखो तो इट इज लाइक 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर किसी भी रीजन में किसी भी जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इतनी एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो इतनी एनर्जी डेंसिटी है, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज 1/2 B स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। फिर आता है सर एडी करंट क्या चीज है। देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फ्लो कराया है, जिस रीजन में हमने उसको रखा है वहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड खुद चेंज हो रहा है तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो उस कंडक्टर में, उस सब्सटेंस में बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत हाई अमाउंट में करंट फ्लो होता है, और वो ऐसा करंट होता है जो कि सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए अंदर तक जाता है और वो सब्सटेंस को अंदर से रेड हॉट करना शुरू करता है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट डेवलप करता है। ऐसी करंट को ही एडी करंट कहा जाता है। एडी करंट हमारे लिए वैसे तो मतलब क्या बोलते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि एनर्जी का हमेशा लॉस करवाएगा। बट वही बात आई कि अगर आ ही गया है तो हम लोग इसका यूज करते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, इंडक्शन मोटर में, पावर मीटर में, इन सभी चीजों में हम एडी करंट का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ह्यूज अमाउंट में करंट जनरेट करता है। कई बार फर्नेस, भट्टी के रूप में, है ना, फर्नेस होता है ना जिसमें आग एकदम जल रही होती है, उस फर्नेस के रूप में भी हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं, जिसमें कोई सब्सटेंस आप मेटेलिक डालेंगे तो एकदम डालते ही वो रेड हॉट हो जाएगा, है ना, खूब गर्म हो जाएगा वो। तो ये एडी करंट होता है और डिसएडवांटेजेस है भाई, क्योंकि एनर्जी का लॉस करा रहा है, सीधी सी बात है। फिर आता है सर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या है। मैंने आपसे कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या तो एरिया चेंज करो, या तो ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल को चेंज करो, यानी कॉइल को घुमाओ मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर आप किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट आता है। ये जो करंट यहां पर आता है दैट करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, और जो ईएमएफ आता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इस ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो NBA ओमेगा के बराबर है, जिसको पीक ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। NBA ओमेगा का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट कॉइल। एंगुलर वेलोसिटी को ही 2 पाई f करके भी लिखा जा सकता है,
है ना। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी करके भी लिखा जा सकता है ओमेगा को। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। अब यहां पे अगर मैं करंट की आपसे बात करूं कि भाई पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है, सो दैट इज पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं NBA ओमेगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अगर आप निकालेंगे तो पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगा। करंट का एक्सप्रेशन यहां पर आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट इसको इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि ये जो करंट है वो पहली बात तो बाई डायरेक्शनल है, यानी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है ना, बाई डायरेक्शनल है। दूसरा फ्लक्चुएटिंग है। तो कोई भी ऐसा करंट जिसकी दो डायरेक्शंस हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, साथ ही साथ वो फ्लक्चुएटिंग यानी कि वेरिएबल करंट हो तो उसको ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। सेम इसी तरीके का ग्राफ बनेगा बेटा वोल्टेज के लिए यानी ईएमएफ के लिए, जो कि माइनस ई नॉट से प्लस ई नॉट के बीच में लाई करेगा, और जो करंट है वो माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट के बीच में लाई कर रहा है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई अगर मान लो कोई भी एक कॉइल है और उस कॉइल की तरफ आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाओगे तो ये कॉइल उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। सो इधर से वो भी नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ को दूर ले जाओगे तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो इधर से साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारा लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि प्रोसेस को अपोज करना है। पास में आ रहा है तो रिपेल करेगा, दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। EMF is induced in a closed loop where magnetic flux is varied. Induced electric field is not conservative field because for induced electric field the line integral E dot dl along the closed path is non-zero. कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल यानी क्लोज्ड पाथ में इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 नहीं होती है। एक्सेलरेशन ऑफ अ मैग्नेट falling through a long solenoid decrease because induced current produces in the circuit always flow in such डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट भी काफी वायरल है कि अगर आप मान लो कोई भी एक मेटेलिक पाइप है उसके अंदर किसी मैग्नेट को डालते हैं तो क्या होगा, तो भाई उसमें इंड्यूस्ड करंट वहां पर आ जाएगा आपका, है ना, एडी करंट आएगा जो कि एनर्जी का लॉस कराएगा, एक्सेलरेशन को रिड्यूस करेगा। तो मैग्नेट धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ आएगा। नॉर्मली हवा में छोड़ो तो मैग्नेट तेजी से नीचे जाता है। तो ये भी जो फेनोमेना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही इसको बेटा एक्सप्लेन किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है। सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये चैप्टर का रिवीजन आप सभी को कैसा लगा। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस पूरे चैप्टर में बहुत लिमिटेड चीजें हैं, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा। ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेटा। हर एक चैप्टर में कम से कम 200 न्यूमेरिकल्स आप सभी को सॉल्व करने हैं। अगर आपने 200 न्यूमेरिकल हर चैप्टर में सॉल्व किया तो आप मान के चलो कि आप बहुत अच्छा पेपर करने वाले हैं। लेकिन 200 न्यूमेरिकल्स ईमानदारी से आपको ट्राई करना है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करने जाएं उसके पहले इस चैप्टर का रिवीजन करें इस वीडियो से। 10 से 15 मिनट का, 16 मिनट का या 17 मिनट का ये वीडियो है। 17 मिनट में आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद आप सीधे आइए और न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करिए। इस सीरीज का मेन मोटो भी यही है कि आप चैप्टर का रिवीजन करें एंड देन आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।